चलिए बढ़ते हैं आगे। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव से अलावड़ा जा रहे गुरुद्वारे के एक पूर्व ग्रंथी से मारपीट का मामला सामने आया है। गुरुवार रात रास्ते में रोक अज्ञात लोगों ने पूर्व ग्रंथी के केश काटे, आंखों में मिर्ची डाली, पट्टी बांधकर छोड़ गए। पूर्व ग्रंथी बाइक लेकर वापस गांव पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने रामगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित ने बताया हमलावर समुदाय विशेष के थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश कर रही है। डीएम जितेंद्र सोनी ने आज पीड़ित से मुलाकात की और परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पुलिस ने 7-8 लोगों को डिटेन किया है। वहीं एफएसएल टीम ने मिर्च और बाल के सैंपल लिए हैं। मामले में सिख समाज में रोष है। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग हो रही है। और घटनास्थल से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट देखिए। बीती रात अलवर के अलावड़ा के पास एक पूर्व ग्रंथी के ऊपर हमला किया गया और उसके केस काटे गए। ये घटनाक्रम हुआ है अलावड़ा गांव है उसके पास। तो इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। हम आपको बता दें ये जो गांव है वो दिख रहा है, वो अलावड़ा के टावर लगे हुए हैं, अलावड़ा गांव है। और यहाँ पर ये जो शमशान घाट जो है वो शमशान घाट आप देख रहे हैं, इसके पास से ये सड़क जारी है जो मिलकपुर जो गाँव है वहाँ जाती है। यहाँ से गुरुबख्श सिंह जो एक ग्रंथी पूर्व ग्रंथी था गुरुद्वारे का, वो अपने घर लौट रहा था। तभी कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और रोक करके इस जो रास्ता है सड़क से दूर यहाँ पर ले आए और यहाँ ला करके उसके साथ मारपीट की गई। और मारपीट करने के बाद उसकी आंखों में मिर्ची झोंकी गई और मिर्ची झोंकने के बाद उसकी पट्टी बांध दी और उसके केस काटे गए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब वो घर वापस लौटा तो उसने परिजनों को बताया और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात एसपी तेजस्विनी गौतम भी मौके पर आई और पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया। आज पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी और पुलिस की टीम ने यहाँ जो घटना स्थल है उसके सैंपल लिए थे। यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति जो हैं, यहाँ स्थानीय व्यक्ति वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आज पुलिस की टीम आई? क्या सर, सुबह 2 गाड़ी आई थी तो 2 गाड़ी मैं बच्चा को लेकर जा रहा था स्कूल छोड़ने के लिए। जब हमने देखा कि यहाँ पे 2 पुलिस आई है तो हमें तो पता भी नहीं था। पुलिस रात में भी आई बताई खैर। तो क्या घटनाक्रम बता रहे थे? वो बता रहे थे यहाँ पे एक सरदार को मारपीट किया और उसके केस काट लिए गए बताए। तो पुलिस ने यहाँ से जांच करके गई? हाँ, पुलिस तो सुबह यहाँ तक आई और यहाँ से फिर जांच करके ले गई और गई फिर वापस। करीबन 1 घंटा तक रुकी थी यहाँ पर। जी, जिस तरीके से स्थानीय व्यक्ति हैं जिनका यहाँ पास में घर है, उनका कहना है कि यहाँ पर पुलिस आई और सैंपल लिए और उसके बाद वापस चली गई। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब तक पुलिस ने 6 से 7 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, उनसे पूछताछ की है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अलवर से मैं राजेंद्र शर्मा। और पूर्व ग्रंथी के घर से राजेंद्र शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। मिलकपुर गांव निवासी गुरुबख्श सिंह जो पूर्व ग्रंथी थे उनके ऊपर हमला किया गया और उनके केस काटे गए। इस घटनाक्रम के बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं और सिख समाज के लोगों की एक मीटिंग हुई है। मैं यहाँ पर मौजूद हैं, समाज के लोग आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि इस घटनाक्रम को लेकर के समाज के लोगों में गुस्सा है, क्या मांग आप करते हैं? समाज के लोग में बहुत गुस्सा है और मांग ये है कि जो भी आदमी है उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए, उसको पकड़ा जाए। छानबीजी का यही हमारी प्रशासन से गुहार है, क्योंकि एक आदमी ने अगर रास्ते में आ रहा है तो किसी से कोई मनमुटाव नहीं है तो फिर उसको रास्ते में अगर अनजान व्यक्ति या अनपछाते लोगों ने आके हमला किया तो इसके बारे में सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, हमारी ये गुहार है। केस काटने की घटना है। हाँ, बहुत धार्मिक भावना से ये है कि देखो किसी भी धर्म के खिलाफ धर्म सारे बराबर हैं, चाहे मोहम्मडन है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू धर्म है, तो इसलिए सब धर्म बराबर हैं। तो एक धर्म के मामले में सिख की कत्ल करना
सिख के केस कत्ल करना बहुत ही बड़ा गुनाह है, जुर्म है। और इसमें यानी कि हम मांग करते हैं धारा 302 जो एक मर्डर कत्ल का केस किया जाता है, हमारी वो मांग है कि उस पर वो दर्ज किया जाए और जो प्रशासन पूरी कार्रवाई करे। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री से क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे, पहले बड़े शिक्षित तरीके से पहले कांड हुआ है, कन्हैया कांड हुआ है, जो भी हुआ है कैसे भी उन्होंने उसको निपटा है। और ऐसे तुरंत हमारी ये भी मांग है कि जल्दी से आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो और किसी धर्म पर हमला ना हो। इसलिए सिख के केस हैं वो सर्वोपरि हैं और इन केसों की बदौलत ही जो हिंदुत्व भी बचा हुआ है। तो जितनी कुर्बानियाँ पीछे की देखी जाएँ, गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने शीश कत्ल कर दिया, उसके भाई तारू सिंह लाहौर के अंदर उसके खोपड़ी तार दी गई, लेकिन ये तो सिलसिला चलता है। लेकिन प्रशासन से बेनती है कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करके और जल्दी से जल्दी पकड़ जाए। उपरंत नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि यह ऐसा नहीं है कि कोई भी मुलाजिम बच जाए, फिर अगली कार्रवाई जो ऊपर वाला कहेगा वो परमात्मा, वाहिगुरु, खुदा, रब, भगवान जो भी है वो भी जानता है। इसलिए प्रशासन से हमारे भरोसा पूरा कि यहाँ जैसे जवान मुस्तैद हैं, ऐसे जितने आला अधिकारी बैठे हुए हैं, जो भी है इस इंचार्ज रामगढ़ और अलवर ज़िले के इंचार्ज हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस गरीब परिवार को एक ऐसे जो कि अपने रोजी रोटी के लिए पूजा पाठ करते हैं और रास्ते में आते हुए हमला किया तो बहुत ही शर्मनाक बात है। बेनती है दोबारा गहलोत सर के सख्त कार्रवाई करें। वाहिगुरू जी का खालसा। जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाए जिससे समाज के लोगों में जो आक्रोश है उसको रोका जा सके। अलवर से मैं राजेंद्र शर्मा। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकपुर गांव निवासी गुरबख्श सिंह पर बीती रात को हुए हमले और केस काटने की घटना के बाद से उसके घर पर सुरक्षा जाब्ता तैनात कर दिया गया है। इस वक्त हम मिलकपुर में उसके गांव में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हथियारबंद जवान हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और एक सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं और पुलिस के पूरा जो जाब्ता है वो यहाँ पर खड़ा है और परिवार के जो लोग हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं। इस पूरे घटनाक्रम में देख सकते हैं कि आप परिवार के जो लोग हैं घटना के बाद से बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं और घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। परिवार के रिश्तेदार हैं और समाज के लोग हैं वो पूरे इस घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं, क्या घटनाक्रम हुआ है। और उसके बाद से ही लगातार जो लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन पुलिस के और प्रशासन के इंतजाम है कि यहाँ पर किसी जो बाहर के आदमी हैं उनको दे करके प्रवेश दिया जा रहा है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। सुबह जिला कलेक्टर ने यहाँ आकर के दौरा किया था। एसपी तेजस्विनी गौतम खुद रात भर यहाँ पर रही थी और घटनाक्रम के पूरी जानकारी ली थी, पीड़ित व्यक्ति से पूरा घटनाक्रम जाना था। और एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में अब तक 6 से 7 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। पूछताछ में जो सामने आएंगे तथ्य उसके आधार पर आगे घटनाक्रम के बारे में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पूरे हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की जो घटना को देखते के बाद, तनाव को देखने के बाद में पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अलवर से मैं राजेंद्र शर्मा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में 23 और 24 जुलाई को 4 पालियों में रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। 15,66,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस बार नकल रोकने के लिए हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे तक ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी, चैन, अंगूठी, ईयररिंग के साथ अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सिर्फ शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, कुर्ती, हाफ स्लीव्स पहनकर ही परीक्षा दे सकेंगे। दुपट्टा पहनने महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पिछली बार हुई नकल से सबक लेते हुए इस बार सिर्फ पतले सोल के चप्पल और सैंडल पहनकर अभ्यर्थी केंद्र में प्रवेश कर पाएंगे। और देखिए जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे और बीकानेर से सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, अजमेर से सहयोगी अभिजीत दवे मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बीकानेर से मनीष शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में जोधपुर से भी सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। मनीष, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। मनीष, क्या तैयारियां हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी, बताना चाहूंगा कि रीट में कोई तरह के लीक ना हो सके और पूरी तरह से जो प्रशासन है वो पूरी तरह से इस परीक्षा को एक तरह से सफल बनाने में जुटा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद है राजस्थान रोडवेज के जो बीकानेर डिपो है वहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो
रोडवेज बस स्टैंड है, डिपो है, यहाँ पर बसों की भी पूरी व्यवस्था की गई है और लगभग 100 बसों का यहाँ पर बेड़ा है। इसके अलावा जो यूआईटी और नगर निगम है बीकानेर, उसकी ओर से व्यवस्था की गई है, एक पंडाल बनाया गया है जहाँ पर जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क है इसको, और इस हेल्प डेस्क पर अगर कोई भी परीक्षार्थी है उसको कोई समस्या होती है तो वो यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है बीकानेर रोडवेज डिपो के कार्यकारी चीफ मैनेजर, उनसे बात कर लेते हैं क्या व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है रोडवेज डिपो की ओर से, ताकि परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो सके। जी, रोडवेज प्रशासन की तरफ से बच्चों के आने जाने के लिए 6 दिन फ्री किए गए। इस क्रम में बच्चे आज आना स्टार्ट हुए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से उनके लिए जैसा कि अभी दिखाया गया है पंडाल लगाया गया है, उसमें उनके खाने की, रहने की, पीने की और कूलिंग की सारी व्यवस्था की गई है। और यहाँ हमारी तरफ से रोडवेज में बच्चों को निःशुल्क डालें ले जाने की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है। बेड़े में कितनी बसें शामिल है और कितने ट्रिप ये जो हैं बसें आपकी करेंगी 23 और 24 तारीख को, लेकिन जिस तरह से आपने बताया अभी कि 6 दिन तक ये यात्रा है वो परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क रहेगी। जी बिल्कुल, 6 दिन फ्री रहेगी और बेड़े में लगभग 100 बसें हैं, लेकिन जो बच्चों की स्थिति है आने और जाने की उसके अनुसार बेड़ा पूरा तैयार रहेगा। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं होगी कि उसमें कोई ठीक है मनीष, ठीक है मनीष, आगे भी आपके पास आऊंगा। जोधपुर से सहयोगी रंजन दवे भी मेरे पास जुड़ चुके हैं। रंजन, मैं आगे आपके पास आऊंगा। अभिजीत, मैं देख पा रहा हूं शायद आप स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं। अब देखिए इस बार तो सारा दारोमदार इसी बात पर है कि तैयारियां कितनी स्ट्रांग हैं। स्वप्निल, मैं इस वक्त रीट ऑफिस में हूं जहां पर रीट परीक्षा जो कल 2 दिन तक आयोजित होगी उसमें कमांड कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया, जिसमें जितने भी परीक्षा केंद्र हैं उनको सेंसिटिव जो परीक्षा केंद्र का आइडेंटिफिकेशन जो गोपनीय रूप से बोर्ड ने किया है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी उसकी तस्वीर है। यहां पर अगले 2 दिन तक जो है तमाम कर्मचारी जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो सेंटर्स पर लगे हुए हैं वो यहां पर उनके जरिए सेंट्रल मॉनिटरिंग करेंगे और इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि ऑनलाइन रूप से किसी भी तरीके से कोई भी गड़बड़ी किसी भी लेवल पर किसी भी परीक्षा केंद्र पर नहीं हो। इसके अलावा एक बड़ी स्क्रीन यहां पर लगाई गई है जहां पर तमाम जो सेंटर्स हैं, खासतौर से जो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स के जोन में आते हैं, उन तमाम सेंटर्स को यहां पर आइडेंटिफाई किया। हमारे साथ बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं, राजेंद्र गुप्ता जो जनसंपर्क अधिकारी, उनसे बात करेंगे किस तरह दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पिछली बार आपके लेवल 2 की परीक्षा निकल के चलते रद्द हुई, बहुत किरकिरी हुई बोर्ड की भी और सरकार की भी। इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है परीक्षा की सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए? परीक्षा की गोपनीयता पिछले वर्ष भी आला दर्जे की थी, इस बार और उसको मजबूत किया गया है। राज्य के सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरे की जद में है। सभी परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था है। विद्यार्थी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेगा और जब परीक्षा देकर बाहर निकलेगा तब तक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। जितने प्रश्न पत्र हैं वो राज्य के कोषागार में रखे गए हैं। जहां कोषागार में जगह नहीं है वहां पुलिस लाइन में रखे गए हैं। उन्हें भी सब तरफ से सीसीटीवी कैमरे की जद में लिया गया है और हथियारबंद सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। पूरी परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 1380 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 16,95,000 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ रहे हैं। ये जो कमांड कंट्रोल रूम आपने बनाया है, इसके जरिए किस तरह से निगरानी रखी जाएगी? इस कमांड कंट्रोल रूम से राज्य के सभी परीक्षा केंद्र जुड़े हुए हैं। इस कमांड केंद्र का लिंक संबंधित जिले के पुलिस अभय कमांड सेंटर को भी दिया गया है। ये पहली बार हुआ है? ये पहली बार हुआ है। जिला पुलिस भी अपने इनपुट्स के माध्यम से जानकारी लेगी। इसके अतिरिक्त सभी परीक्षा केंद्रों की ओमार विशेष वाहन के जरिए पुलिस जाब्ते के साथ रीट कार्यालय मंगवाने की व्यवस्था की गई है। रहें आप मेरे साथ रहें। रंजन, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। रंजन, किस तरह की तैयारियां हैं, खासकर इस बात के मद्देनजर कि अगर जोधपुर में ही कोई कमी रह गई तो प्रदेश सरकार पर जो भी सवाल उठते हैं उनकी संगीनता और गंभीरता और बढ़ जाती है? फ्रेम जब मैंने कहा ये रहे तो ये रहेगा बैकग्राउंड, ठीक है ना?
जोधपुर अपने आप में मुस्तैद है, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें। रीट परीक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिला कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग पे लगे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस और उसके अलावा प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहा है। जहाँ तक परीक्षा सेंटर्स की बात की जाए तो टोटल 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर पेपर देने की जिम्मेदारी अलग व्यक्तियों की है और उसके अलावा जब OMR शीट कलेक्टिंग के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो ये एक बड़ा अंतर इस बार देखने को मिला है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को इस बार यहाँ जोधपुर में परीक्षा के दौरान नहीं लगाया गया है, यानी कि द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी के जो प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी हैं वे ही इस परीक्षा को करवा रहे हैं। तो पूरा दारोमदार जो है उन लोगों पर रहने वाला है। कुल मिलाकर के जोधपुर में अलग अलग 5 जोनल बनाए गए हैं जो कि यहाँ तैनात रहेंगे। पुलिस जाब्ता लगाया गया है। पुलिस जाब्ते की अगर मैं बात करूँ तो 2 मेल और 2 फीमेल जो है पुलिसकर्मी जो है हमेशा इस सेंटर में रहेंगे। मैं इस समय यहाँ जोधपुर के पावटा जो बस स्टैंड है, बस अड्डा है, वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ लोगों का आना लगातार जारी है, अभ्यर्थियों का लगातार आना जारी है। हालांकि इसको लेकर के ट्रेन की अगर बात की जाए तो भी अलग व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त ट्रेनें संचालित की गई है। बाड़मेर, जैसलमेर से अतिरिक्त ट्रेनें आ रही है। इसके अलावा बसों के लिए भी निःशुल्क जो व्यवस्था की गई है वो निजी और सरकारी दोनों के लिए यह निःशुल्क व्यवस्था की गई है। लगातार लोगों का जोधपुर आना और जोधपुर से जाना, क्योंकि मुख्यालय के रूप में देखा जाता है। अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, जानना चाहेंगे कैसी तैयारी है और कहां से आए हैं आप? नमस्ते सर, मेरा नाम महिपाल है। यहीं से मतलब जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर बोरुंदा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। और रीट लेवल 1 के लिए कल मेरा एग्ज़ाम है यहाँ पे रातानाडा के पास। तो मतलब जो सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई है इस बार काफ़ी सुधार लग रहा है। ठीक है। और जो मतलब होम सेंटर देके जो मतलब भीड़ वगैरह बसों में, बस स्टैंड पे, वो शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। उदयपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गए और नारेबाजी की। उग्र प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट गेट पर चढ़े कार्यकर्ताओं को नीचे उतारने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुर्बानी दी हो, इंदिरा जी देश के लिए शहीद हो, राजीव गांधी देश के लिए शहीद हो, उस परिवार के साथ इस तरह व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, लंबे टाइम सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया। पूछना चाहिए था, सोनिया जी की तबीयत खराब है तो ईडी चाहो तो उनके घर पे भी जा सकती थी पूछने पर, ऐसा नहीं। हेरेसमेंट था। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, जिस कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिया है, किसी को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, प्रधान बनाया, जिन्हों पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता की समय आ गया है कि हमारी नेता को जिस तरह ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, सोनिया गांधी, राहुल जी गांधी को, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से गांव और ढांड तक जाएगी और पूरी झूठ और इसका विरोध करेगी। ये जो लोकतंत्र के अंदर जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये व्यवहार किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगी। बस्ती इलाके में अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन सख्त हुआ है। एडिशनल एसपी अवनीश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। टीम ने घाटा, बेनाडा, खोखावाला, दैरामपुरा, हरडी और कुथाड़ा गांव में पहाड़ी क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। टीम को देख खनन माफियाओं में हड़कंप मचा, खनन माफिया भाग निकले। इस दौरान टीम ने एक जेसीबी मशीन जब्त की है। एएसपी ने पुलिस और खनन विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। माइनिंग डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन हमने किया था, क्योंकि अवैध माइनिंग की शिकायतें आ रही थी। इसको लेकर फिर हमने जितना अधिकतम जाब्ता हो सकता है उसके साथ में सारी माइंस को चेक किया और ये देख रहे हैं कहाँ पर इलीगल माइनिंग्स है और कौन सी लीगल है, वो माइनिंग डिपार्टमेंट को भी जानकारी है, वो हमें बता रहे हैं। उसके हिसाब से हम पूरी चेक करवा रहे हैं। अगर कहीं इलीगल माइनिंग मिली तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दौसा में इन दिनों किसानों के साथ खुली लूट हो रही है और यह लूट कोई रोक भी नहीं रहा। दरअसल इन दिनों बारिश के बाद किसान अपनी फसल में यूरिया खाद देने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही वह बाजार में खाद लेने के लिए आता है तो 270 रुपए के बैग के बदले 510 रुपए देने पड़ते हैं। मामला यह है कि किसान लेने तो यूरिया जाते हैं, लेकिन उनको जबरन यूरिया के साथ नैनो यूरिया की बोतल पकड़ा दी जाती है। ऐसे में किसान 270 रुपए का यूरिया बैग के साथ 240 रुपए नैनो यूरिया खरीदने को मजबूर है। हालांकि दौसा के कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि किसान को अतिरिक्त सामग्री न दें। घंटे तक खड़े रहते हैं और एक आधार पे एक कट्टा देते हैं, जो भी दवाई साथ में ले वो देंगे। और जो भी 20 कट्टे दिए ना, अब कहते हैं खाद माल ही नहीं है हमारे पास में। अब रोज पेट्रोल बाल करके आओ गांव से और रोज धक्का खा के जाओ।
हम खाद लेने आए हैं, खाद के फिलहाल इतना ही, नमस्कार।